नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजीत पवार की एनसीपी में जाने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश, कांग्रेस का गंभीर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का हमला, बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों पर बीजेपी की नाकामी ने विपक्षी दलों को फिर से किया मजबूत। आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखी चिट्ठी, कहा आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ किशनगंज कोर्ट में मुकदमा दर्ज, क्या है मामला जरूर बताएंगे। और आगे जिक्र होगा कि दिवाली से पहले दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी में पहुंचे राहुल गांधी, मिट्टी सानी, दिया बनाया और सड़क किनारे बनवाई दाढ़ी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अजीत पवार की एनसीपी में जाने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश, कांग्रेस का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को दावा किया कि अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने के लिए 2 विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई। चेन्नीथला ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए ये आरोप लगाया। चेन्नीथला ने शनिवार को कहा कि हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 2 विधायकों को एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। ऐसा करना दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। आखिर गृह विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुप क्यों हैं? सीएम की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताएं कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि रिश्वत देना और लेना आपराधिक गतिविधि है और इस मामले में एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ये आरोप ऐसे समय लगाए हैं जब 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इन उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का हमला, बेरोजगारी, महंगाई और कई मुद्दों पर बीजेपी की नाकामी ने विपक्षी दलों को फिर से कर दिया मजबूत। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब हारने के करीब होती है तो कोई न कोई तिकड़म जरूर करने लगती है। वो कभी परिवारवाद के खिलाफ थी, लेकिन अब रिश्तेदारवादी हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और उसकी रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति और उसकी कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावों के नजदीक आते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ विभिन्न सदस्यों का सहारा लिया है। जब बीजेपी को लगा कि वो हार सकती है तो उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया और नए तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो पहले परिवारवाद के खिलाफ थी, अब रिश्तेदारवाद में उलझी हुई नजर आ रही है। ये विरोधाभास लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, खासकर जब लोग बीजेपी के अतीत को याद करते हैं और आज की स्थिति की तुलना करते हैं। बीजेपी के पिछले चुनावी वादों और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने कई मोर्चों पर असफलता का सामना किया है। खाद और महंगाई की समस्या ने किसानों को परेशान किया है। इसके अलावा यूपी के कृषि उत्पादों जैसे आलू, लहसुन और अन्य सब्जियों के लिए बाजार की व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरे में लिया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए हमले में शहीद जवानों के मामले ने सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इस संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में हमारे सुरक्षा बलों की जान खतरे में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखी चिट्ठी, कहा आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है और बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावेदारी पेश की है। अब ये उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वहां के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी।
उन्होंने इस चिट्ठी में वायनाड के लोगों को अपना मार्गदर्शक और शिक्षक बताया। इस चिट्ठी को मलयालम और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी इस यात्रा में आप लोग मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। लोकतंत्र, न्याय, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। यदि आप मुझे अपना सांसद बनना चुनते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था और इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ किशनगंज कोर्ट में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, यहां पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने में व्यस्त हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर राजनीति जारी है। इसी बीच गिरिराज सिंह बड़ी मुसीबत में भी फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ किशनगंज में एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए गए भाषण को लेकर गिरिराज सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़े इम्तियाज आलम ने कोर्ट में बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सभा में मौजूद लोगों को भड़काने की नीयत से आपराधिक साजिश के तहत उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया था। इम्तियाज आलम ने कहा कि वह हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे नेताओं के बयान की निंदा करें, अन्यथा यहाँ के वातावरण में ये लोग इसको दूषित कर देंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किशनगंज में कहा था कि हमारा धन और धरती खतरे में है। सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद और अब शिक्षा जिहाद भी चल रहा है। हमें डराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी हिंदू ने एक ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका। हम 5 जिलों में घूम कर आए हैं, किसी जिले में दंगा फसाद नहीं हुआ। गिरिराज ने कहा कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करता है। यही नहीं, किशनगंज में जब प्रशासन ने गिरिराज सिंह को काफिले को रोका तो केंद्रीय मंत्री नाराज हो गए और शहर के गांधी चौक पर ही रुक गए। उन्होंने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि मेरे रुकने से क्या हो जाएगा, हम अब यहीं रुकेंगे। बीजेपी नेता ने कहा था कि मरना तो एक दिन है ही, कोई ऐसा नहीं है जो 2 बार मरेगा। जब मरना ही है तो अभी मारो या जब मौत आएगी तब मरो, बात बराबर है। बड़ी बात यह है कि प्रतिकार करना चाहिए और मैं प्रतिकार करता हूं। यह अंग्रेजों का शासन नहीं है जिस ढंग से प्रशासन ने किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिवाली से पहले दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी में पहुंचे राहुल गांधी, मिट्टी सानी और दिया बनाया, सड़क किनारे बनवाई दाढ़ी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित प्रजापति कॉलोनी पहुंचे। यहां उन्होंने सैलून मालिक अजीत ठाकुर से लेकर कुम्हार परिवार की रामरती तथा अन्य लोगों से मुलाकात की। दोस्तों, उन्होंने अजीत ठाकुर के सैलून पर दाढ़ी बनवाई और रामरती के घर जाकर उनसे बर्तन बनाना सीखा। कांग्रेस सांसद ने अपने हाथों से दिए भी बनाए। अजीत ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी किसी कार्यक्रम से गुजर रहे थे। मैं बाहर खड़ा था, अचानक उनकी गाड़ी रुकी और राहुल गांधी ने मेरी ओर ध्यान दिया। उसके बाद मैं घबरा गया क्योंकि मेरे सामने एक बड़ा नेता खड़ा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे हाथ मिलाते हुए पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने संकोच में कहा सर मैं कुछ खास नहीं करता। तब राहुल गांधी ने कहा क्या मेरी दाढ़ी की सेटिंग करोगे। इसने मुझे थोड़ा सहज कर दिया और मैंने जवाब दिया जी हाँ जरूर करेंगे। अजीत ने कहा कि राहुल गांधी के साथ बिताए गए 20 मिनट ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। राहुल गांधी ने अजीत से उनके काम, रोजगार और ज़िंदगी के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि अजीत की कमाई क्या है, दुकान का किराया कितना है और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वहीं दोस्तों, अजीत ने बताया कि उनका व्यवसाय 1993 से चल रहा है और कोई भी नेता उनके पास इस तरह से नहीं रुका था। राहुल गांधी ने उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वो मदद कर सकते हैं। अजीत ने खुलकर अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने उनके प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि वो उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। अजीत ने कहा कि इस छोटी सी मुलाकात ने मुझे आशा दी, मुझे महसूस कराया कि एक नेता केवल राजनीतिक आकांक्षाओं से
नहीं भरा होता, बल्कि वो सामान्य लोगों के साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने में भी रुचि रखता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता एकजुट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा, बोले जमीनों में हुआ खेला। जी हाँ दोस्तों, राजधानी देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, खासतौर पर प्रदेश में जमीनों को लेकर विपक्ष ने बड़ा खेल किया। जी हाँ दोस्तों, कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने जमीनों के मामले में पाप किया है तो धामी सरकार ने महापाप किया है। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई सारे नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।